हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज मतलब कि डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, उसका एक क्विक रिवीजन देखने वाले हैं या फिर वन शॉट होने वाली है यूनिट नंबर 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये जो हमारी यूनिट नंबर 1 है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की, इसके अंदर जो हमारे कंटेंट्स हैं, अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी की। हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर जो सॉर्टिंग है उसके अंदर भी 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉर्ट्स हैं, जैसे कि मर्ज सॉर्ट हुआ, हीप सॉर्ट हुआ, क्विक सॉर्ट हुआ। तो हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। हम और ज़्यादा सॉर्ट को या फिर और ज़्यादा इस यूनिट को ब्रीफली इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये क्विक रिविजन वीडियोज़ है और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिर्फ हम उन्हें ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से कॉम्प्लेक्सिटी से। तो जैसे कि हमें पता है कि कई सारी एल्गोरिथम्स होती हैं और कई सारी एल्गोरिथम्स को हम किस तरीके से डिफाइन करें कि कौन सी एल्गोरिथम हमारे प्रोग्राम के लिए अच्छी रहेगी, उसके लिए हम कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक कॉन्सेप्ट लेके आए। इसके अंदर क्या हुआ, हम 2 बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हैं कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कौन सी एल्गोरिथम जो है वो हमारी अच्छी है, कौन सी बुरी है। अब ये 2 क्राइटेरिया हमारे कौन कौन से हैं, उसमें से सबसे पहला है अमाउंट ऑफ टाइम, कि कितना टाइम हमारा जो एल्गोरिथम है वो ले रहा है आंसर को निकालने में, आउटपुट देने में। दूसरा है स्पेस रिसोर्सेज। स्पेस रिसोर्सेज का मतलब ये है कि कितना स्पेस हमारे प्रोग्राम को चाहिए एक आउटपुट को देने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के बिहाफ पर हम लोग ये डिफाइन करते हैं या फिर ये पता करते हैं कि हमारी जो एल्गोरिथम है कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है और कितनी ज़्यादा अनएफिशिएंट है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उतनी वो एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा बेकार है, और जितना कम टाइम लग रहा है उतनी ज़्यादा वो एल्गोरिथम बढ़िया है। जितना ज़्यादा स्पेस लग रहा है वो उतनी एल्गोरिथम बेकार है, और जितना ही कम स्पेस लग रहा है वो एल्गोरिथम उतनी ही बढ़िया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद क्या है कि हेल्प्स टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स ऑन डिफरेंट इनपुट साइजेस। अगर हमारा इनपुट साइज चेंज हो रहा है तो उसके बिहाफ पे हमारी जो एल्गोरिथम है वो कितना टाइम ले रहा है, कितना स्पेस ले रहा है, उसको भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा हेल्प्स टू डिटरमाइन डिफिकल्टी ऑफ अ प्रॉब्लम। डिटरमाइन करने में हेल्प आउट करता है कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो डिफिकल्ट तो नहीं है ज़्यादा, हम बना तो रहे हैं एल्गोरिथम को, लेकिन वो हमारे लिए बनाने में ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं आगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, कॉम्प्लेक्सिटी हम 2 चीज़ों पे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला है टाइम, कि हमारा आउटपुट आने में कितना टाइम लग गया, और दूसरा है स्पेस, कि उस प्रोग्राम को रन करने के लिए या स्टोर करने के लिए हमें कितना ज़्यादा स्पेस चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। सबसे पहले इसके अंदर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर बिग ओ नोटेशन होती है, मेनली जो होती है स्पेस नोटेशन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है, ज़्यादातर आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछी जाती है। तो ये टोटल 5 टाइप्स की होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका बिग ओ नोटेशन। ये अपर बाउंड होता है, मतलब कि कितना ज़्यादा समय हो सकता है। ये वर्स्ट केस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एल्गोरिथम, अगर हम सबसे ज़्यादा इनपुट दे देते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा टाइम जा रहा है, ठीक है, तो कितना हमारी एल्गोरिथम एफिशिएंट है, मतलब कि वर्स्ट केस हम इसके अंदर सोच के चलते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस टाइप का जो ग्राफ है वो हमारा बनता है। ये टाइम है, ये डेटा है, जैसे जैसे डेटा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एल्गोरिथम किस तरीके से बिहेव कर रही है। ये वो वाली सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तरह या फिर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरह ये जो है बनाया गया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ओमेगा नोटेशन। इसके ओमेगा नोटेशन के अंदर क्या होता है, ये लोअर बाउंड होता है, मतलब कि सबसे नीचे का बाउंड होता है कि कब सबसे कम समय कितना लगेगा। ये बेस्ट केस बताता है और ये शॉर्टेस्ट टाइम भी हमें बताता है कि एक एल्गोरिथम को रन करने के लिए अगर हम छोटे से छोटा इनपुट दें तो हमारी एल्गोरिथम कितनी जल्दी हमें आउटपुट जो है वो निकाल करके दे देगी। तो ये होती है हमारी ओमेगा नोटेशन। फिर उसके बाद हमारी आती है थीटा नोटेशन। ये हमारी तीसरी टाइप की नोटेशन होती है। ये हमें एवरेज केस बताती है, ना तो अपर बाउंड ना लोअर बाउंड, ये एवरेज केस बताती है कि अगर हमने ना ज़्यादा बड़ा इनपुट दिया है ना ज़्यादा छोटा इनपुट दिया है तो उस बेसिस पर हमारा क्या ग्राफ बनेगा या क्या हमारी जो एल्गोरिथम है उसका आउटपुट रहने वाला है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे ये एन नॉट है, और ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एल्गोरिथम के साथ मतलब जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी समझा रहे हो और उसके साथ आप ये चीज़ें लिख देते हो तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है आपके लिए, कि ये दिखाता है कि हाँ स्टूडेंट को जो वो चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि हर एक जगह पे सिमिलर चीज़ें ही यूज़ होने वाली हैं। बस जो चीज़ें चेंज होंगी वो चेंज होंगी इसके अंदर लिटिल के अंदर। लिटिल ओ अजम्पशन नोटेशन क्या होती है, सिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है, ये अपर बाउंड दैट कैन नॉट बी टाइट, मतलब कि इसके अंदर तो हम बिल्कुल टाइटली लेके चलते हैं कि मैक्सिमम अपर बाउंड क्या होने वाला है, हर एक चीज़ में मैक्सिमम लेके चलेंगे, लेकिन इसके अंदर हम चीज़ें मैक्सिमम लेकर के नहीं चलते हैं। इसके अंदर हमारा जो एन की वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट तक होती है,
लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो n की वैल्यू होती है वो 0 के आसपास भी रहती है, वो n की, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद ये लूज अपर बाउंड होता है और ये बिग ओ का सिमिलर होता है। जैसे बिग ओ होता है ना अपर बाउंड होता है, ये लूज अपर बाउंड होता है, बस इतना ही फर्क है दोनों के अंदर। फिर उसके बाद हमारा लिटिल ओमेगा, ये लिटिल ओमेगा है, ये लूज लोअर बाउंड बताता है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो n की वैल्यू है वो इन्फिनाइट तक जाती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, हमारी एल्गोरिथम के अंदर, जैसे कि हमने पिछले साल डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा था। तो सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग होती है रीअरेंजिंग डेटा, जिससे हम उसको ईजिली रिट्राइव कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जैसे आपकी एक अलमारी है, उसके अंदर आपको कपड़े रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप कपड़ों को एज इट इज़ भरते चले जाओगे तो फिर आपको जब कपड़े वो चाहिए होंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उन कपड़ों को ढूंढने के लिए, क्योंकि आपने उनको भर दिया, बस भर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप टी शर्ट्स को अलग, शर्ट्स को अलग, पैंट्स को अलग, ठीक है, इस तरीके से अरेंज करके रखोगे तो आपको रिट्राइव करने में, उन कपड़ों को निकालने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो सॉर्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप सही से डेटा को अरेंज कर दोगे तो आपको रिट्राइव इजीली वो डेटा हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉर्टिंग करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि लेस देन हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन हुआ, और लेस देन इक्वल्स टू हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हुआ, ठीक है, इक्वल्स टू हुआ। तो ये जो होते हैं ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। ये एक एलिमेंट को, मतलब कि लेफ्ट एलिमेंट को राइट एलिमेंट से जो है कंपेयर करते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा छोटा हुआ तो उस हिसाब से स्वैपिंग जो है वो हो जाती है। तो ये होती है हमारी सॉर्टिंग, और इसके अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मेजर यूज करते हैं फॉर रीअरेंजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपनी सॉर्टिंग टेक्निक्स पे कि कौन कौन सी, भैया सॉर्टिंग तो आपने बता दी, सॉर्टिंग टेक्निक कौन कौन सी होती हैं। तो गाइस बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, साइकिल सॉर्ट, पता नहीं कौन कौन से सॉर्ट होते हैं। उसमें से मेजरली जो हमें नाम हमने बहुत ईजिली सुने हैं वो है ये 8, जैसे कि क्विक सॉर्ट हुआ, बबल सॉर्ट हुआ, मर्ज सॉर्ट हुआ, उसके बाद हमारा इंसर्शन सॉर्ट हुआ, सिलेक्शन सॉर्ट हुआ, हीप सॉर्ट हुआ, रेडिक सॉर्ट हुआ, बकेट सॉर्ट हुआ। तो दोस्तों पहले AKTU के अंदर ये सारे सॉर्ट थे, ये सारे सॉर्ट आपके एग्जाम्स के अंदर भी आते थे। लेकिन फिर उसके बाद AKTU ने थोड़ा सा सिलेबस को शॉर्ट किया और अब आपका क्विक सॉर्ट है, बबल सॉर्ट भी पूछा जा सकता है, उसके अलावा मर्ज सॉर्ट पूछा जाता है, उसके अलावा हीप सॉर्ट आता है, ठीक है, उसके अलावा एक शेल सॉर्ट और है वो भी आता है। तो ये जो हमारे 3-4 सॉर्ट हैं वो आते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो सिर्फ 3 ही सॉर्ट हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनकी बातें हमने स्टार्टिंग में करी थी। क्या नाम था उनका? मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉर्ट हैं। तो इसके अंदर से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्विक सॉर्ट से कि क्विक सॉर्ट क्या होता है भैया। तो क्विक सॉर्ट जो होती है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करती है। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब कि पहले डिवाइड करो, उसके बाद जो है आप करोगे, मतलब कॉन्कर करने का मतलब क्या है कि कंपेयर करोगे और उसके बाद आप उन्हें कंबाइन करोगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे है डिवाइड एंड कंकर। तो इसके अंदर अगर आप एल्गोरिथम लिखना चाहते हो, उसके 2 तरीके हैं मेजरली। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप इंग्लिश में लिख दो, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि भैया मैंने यहाँ पे सूडो कोड जो है वो लिख दिया। मेरे हिसाब से अगर आपको सूडो कोड याद हो जाते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसके अंदर आपके नंबर कटने के चांसेस हैं ही नहीं, नेग्लिजिबल। मतलब अगर आप ये लिखते हो बिल्कुल करेक्ट एल्गोरिथम, आप इस फॉर्म में लिखते हो तो आपके नंबर कटने वाले हैं ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपको बस एल्गोरिथम याद करनी है सो दैट अगर पेपर में आ जाए तो आप लिख जाओ, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड की बात करेंगे कि डिवाइड क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक पाइवट एलिमेंट जो होता है उसको चूज करते हैं। वो पाइवट एलिमेंट स्टार्टिंग में या फिर मिडिल में कहीं भी हो सकता है, ऐसे कुछ इशू नहीं है। फिर उसके बाद हम रीअरेंज करते हैं एरे इन 2 सब एरेज सच दैट एलिमेंट इन लेफ्ट एरे इज स्मॉलर देन पाइवट एलिमेंट। मतलब कि जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हमें ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमें पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट में, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो लेफ्ट एरे होना चाहिए, मान के चलिए कि हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, मतलब एक एरे है, उसके अंदर हमारे कई सारे एलिमेंट है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है हमारे पास, और हमने पाइवट लिया, ये हमारा पाइवट है, ठीक है। तो हमारा ये लेफ्ट एरे हो गया, ये राइट एरे हो गया। तो ये जो लेफ्ट एरे है ना, ये हमेशा स्मॉल रहना चाहिए पाइवट से। ये हमारी इसके अंदर पॉलिसी होती है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो फिर ये चीज़ अपोजिटली हो जाएगी, ठीक है। और राइट एरे में राइट एरे बड़ा होना चाहिए पाइवट से, दैट्स इट, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आ गया हमारे डिवाइड का ऑप्शन कि हम डिवाइड किस तरीके से करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि कॉन्कर क्या है। कॉन्कर के अंदर क्या होता है, रिकर्सिवली सॉर्ट करते
रहो टू सब एरेज को, सॉर्ट करते रहो टू सब एरेज को, मतलब कि जब हम पाइवट एलिमेंट, पाइवट लेफ्ट और राइट सब एक ही जगह पे पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे अलग अलग हो जाते हैं। तो वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। कंबाइन ऑल सॉर्टेड सब एरेज, कंबाइन कर दो सारे सॉर्टेड सब एरेज को। यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम जो है वो भी लिख दी है, अगर आपको ये पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो। 2 मिनट का पॉज आप ले सकते हो, कर लीजिए पॉज, ठीक है। फिर उसके बाद ये एल्गोरिथम यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है अगर आप सूडो कोड में लेना चाहते हो तो। चलिए फटाफट से क्विक शॉट के एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये एक एरे है 2 9 29 14 19 27। यहाँ पे हमारा ये है लेफ्ट, ये है लेफ्ट पॉइंटर, ये है हमारा पाइवट पॉइंटर और ये है हमारा राइट पॉइंटर, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंटर्स इसके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो राइट की पोजीशन है वो एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी, एक एक करके इंक्रीज होगी और उसके बाद कंपेयर करेगी पी से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी राइट की पोजीशन ये है फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है हमारी राइट की, ये शिफ्ट हुई इधर, मतलब कि ये इधर गई। अब ये राइट जो है ना वो कंपेयर करेगा पी से कि भैया ये तो राइट जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, जैसे कि हमने पीछे देखा। अब आप समझना इस चीज़ को, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। राइट एरे जो है हमारा वो बड़ा होना चाहिए पाइवट से, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अरे यार ये तो छोटा है, राइट जो है वो पाइवट से छोटा है। अभी आप लेफ्ट को इग्नोर कर दो, ठीक है, राइट जो है वो पाइवट से छोटा है, तो अब क्या करोगे, स्वैप कर दोगे। क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे। अब स्वैप करते के साथ ही क्या होगा, स्वैप करते के साथ ही 19 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया, 29 और बाकी सब वैसी है, 24 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब पाइवट भी जो है ना वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा, पाइवट यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि पाइवट पहले यहाँ पे था, लेकिन अब जैसे कि रिवर्स हो गया है तो वो यहाँ पे, सॉरी स्वैप हो गया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पे, राइट और पाइवट यहाँ पे है। अब राइट और पाइवट एक जगह पे हैं तो इस टाइम पे मूव कौन करेगा, लेफ्ट करेगा। तो लेफ्ट मूव करा, 9 पे आया, 9 पे आने के बाद देखा कि यार छोटा बड़ा तो कुछ नहीं है, मैं ही छोटा हूँ, तो मतलब मैं सही चल रहा हूँ, तो वो नेक्स्ट पे गया। नेक्स्ट पे आने के बाद 29 पे आया, 29 और पाइवट के बीच में कंपैरिजन हुआ, तो हमेशा लेफ्ट जो है वो छोटा रहना चाहिए पाइवट से। यही देखा था हमने पीछे, दोबारा देख लेते हैं फटाफट से कि जो लेफ्ट है वो हमेशा छोटा होना चाहिए पाइवट से। तो फिर से हमने क्या किया, स्वैपिंग कर दी। क्या कर दी, स्वैपिंग कर दी। तो यहाँ पे स्वैपिंग हुई और यहाँ पे अब जो है पोजीशन चेंज हो गई, 19 9 24 14 29 एंड 27। अब क्या हुआ कि पाइवट ने फिर से अपनी जो वो है पोजीशन है उसको चेंज करके फिर से वो लेफ्ट के पास आ जाएगा, आ गया लेफ्ट के पास। चलो जी ठीक है, अब पाइवट और लेफ्ट एक ही जगह पे, तो अब मूव कौन करने की बारी है, राइट की। तो अब राइट एक पॉइंट मूव करेगा, जैसे ही वो मूव करेगा वो कंपेयर करेगा फिर से कि भैया राइट तो बड़ा होना चाहिए पाइवट से, लेकिन यहाँ पे तो छोटा है, तो फिर से क्या होगा, स्वैप होगा। और जैसे ही स्वैप होगा यहाँ पे हमारे पास 19 9 47 24 29 27। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास P L और R हमारे तीनों जो हैं वो एक ही जगह पे आ गए हैं। अब जैसे ही एक ही जगह पे आ गए हैं, ये हमारा बन गया लेफ्ट सब एरे, इसे आप अलग सॉल्व करोगे। ये हमारा हो गया राइट सब एरे, इसे आप अलग सॉल्व करोगे और ये मिडल एलिमेंट एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको रिकर्सिवली इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट और राइट को सॉल्व करते रहना है, और उसके बाद लास्ट में आप क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, दैट्स इट। तो अगर हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट केस और एवरेज केस के अंदर इसका n log n रहता है, लेकिन वर्स्ट केस के अंदर इसका n स्क्वायर रहता है। वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो n log n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। दोस्तों सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन जरूर दबा देना, सब जब भी आपको नेक्स्ट यूनिट्स की जो है वो वीडियो मिल पाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ पाएगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जब भी बनाऊंगा मैं वीडियो। फिर उसके बाद आती है आपका मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर पे ही काम करता है। ये मुझे बहुत ईजी लगती है एल्गोरिथम काम करने के लिए। अगर मेरे पास एग्जाम्पल आ जाए तो मैं बहुत ईजिली इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। इसके अंदर फिर भी क्विक सॉर्ट के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मर्ज सॉर्ट के अंदर तो बहुत ईजी है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब देखते हैं। तो एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एल्गोरिथम फिर से वही है, दो टाइप से आप एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हो। या तो आप इस तरीके से सूडो कोड लिख सकते हो या फिर इस तरीके से आप एल्गोरिथम लिख सकते हो। इसके अंदर क्या करेंगे, डिवाइड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इनटू टू हाफ्स। टू हाफ्स के अंदर एलिमेंट्स को डिवाइड करो, द सब डिवाइडेड देन सब डिवाइड then sorry guys then subdivide until each element get individual और can't divide more। मतलब कि जब तक डिवाइड करते रहो जब तक हर एक एलिमेंट अकेला अकेला ना हो जाए या फिर और डिवाइड ना हो सके, ठीक है। कंबाइन इंडिविजुअल एलिमेंट इनटू अ सॉर्टेड लिस्ट, दैट्स इट। ये थी हमारी एल्गोरिथम। अगर आप और भी एक्सप्लेन्ड वे में एल्गोरिथम लिख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप अगर आप हर एक स्टेप भी समझा रहे हो ना,
मतलब देखो यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके समझा दिया क्योंकि मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ, आप वहाँ पे नहीं बोल पाओगे, तो इसलिए आपको हर एक स्टेप पे लिखना पड़ेगा कि व्हाट यू आर डूइंग देयर, ठीक है, उस एग्जाम्पल में आप क्या कर रहे हो। अगर आप एल्गोरिथम को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, बिल्कुल वेलकम है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे है 12, 31, 25, 8, 32 एंड 17। इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा जो मिडिल एलिमेंट है हमने बीच में से जो है डिवाइड कर लिया, 6 इधर, 3 इधर है, 3 इधर है, इधर से हमने डिवाइड कर लिया, तो इधर आ गया हमारा 12, 31 और 25, मतलब कि 12, 31 एंड 25। इधर आ गया हमारा 8, 32, 17। अब भैया कुछ नहीं करना, बस डिवाइड करते रहो। 12 अकेला हो गया, 31, 25 इधर आ गया, फिर इधर से डिवाइड हुआ, 31, 25 इधर आ गया, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल हो चुके हैं। अगर आप नीचे का प्रोसेस हटा दो ना तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये सब इंडिविजुअल हो चुके हैं, है ना, इंडिविजुअल हो चुके हैं। 25 अलग है, 31 अलग है, 12 अलग है, वैसे ही यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, 8 अलग हो गया, 32, 17 एक जगह आ गए, 32, 17 अलग जगह आ गए, ठीक है। चलिए अब मर्जिंग वाला सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद मर्ज करोगे, तो 25 पहले, 31 पहले, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में 12 को भी कंपेयर करोगे। 12 को कंपेयर करोगे तो 12, 25, 31 में यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, यहाँ पे इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, जो छोटा है जो बड़ा है उसे आप अरेंज कर दोगे। फिर उसके बाद छोटे वाले को लेके आओगे, फिर यहाँ पे लेके आओगे, फिर इस तरीके से आपका जो सॉर्टेड लिस्ट है वो बन जाएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक ही रहती है, n log n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो है n। दैट्स इट, ये था हमारा मर्ज सॉर्ट। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं हीप सॉर्ट के ऊपर। तो हीप सॉर्ट जो होती है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होती है, ठीक है जी। चलिए इसके एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले क्या है कि कन्वर्ट एरे इनटू अ हीप डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग हीपीफाई। कन्वर्ट करो जो हीप डेटा है हमारा उसको हीपीफाई की मदद से एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप जो है वो बना लो। फिर उसके बाद देन 1 by 1 डिलीट द रूट नोड ऑफ मैक्स हीप। अगर आपको मैक्स हीप बनाना है तो रूट नोड जो है, जो लास्ट लीफ है ना, उसको डिलीट करते रहो और ऊपर की तरफ प्लेस करते रहो, डिलीट करते रहो, ऊपर की तरफ प्लेस करते रहो, ठीक है। चलिए ये वाली तो एल्गोरिथम हो गई हमारी। इसी तरीके से आपको दोबारा लिखते रहना है कि हीप मतलब डिलीट करा, फिर उसके बाद हीपीफाई करो, डिलीट करो, हीपीफाई करो, ये हो गई हमारी एल्गोरिथम, ठीक है। हीप इज ग्रेटर देन साइज 1, मतलब कि जो हीप का साइज है वो 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ग्रेटर नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है, जैसे आपकी हीप खत्म हो गई, मतलब आपने डिलीशन खत्म हो गया, तो उसके बाद जो आप जैसे जैसे आप पॉप करते जा रहे हो ना एलिमेंट्स को, वैसे वैसे वो एक एरे में स्टोर होते ही चले जाएंगे। वो जो एरे होगा ना वो आपका सॉर्टेड एरे होगा, सिंपल, ठीक है। हीप आपको कुल मिलाकर के डिलीट पॉप करते रहना है एलिमेंट्स को। अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे तो होपफुली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है बिल्ड अ हीप फ्रॉम द गिवन इनपुट एरे। एक हीप बनाओ फ्रॉम गिवन इनपुट एरे, जो भी आपको इनपुट एरे दिया हो उससे एक हीप बनाओ। रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स अंटिल हीप कंटेन ओनली वन एलिमेंट। जब तक हीप के अंदर एक ही एलिमेंट नहीं बचा तब तक इस स्टेप को जो है रिपीट करते रहो। स्वैप रूट एलिमेंट ऑफ हीप, लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ द हीप। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे लास्ट एलिमेंट से जो है वो आप इंटरचेंज कर दो। रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ हीप, हीपीफाई रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ हीप। तो ये एल्गोरिथम है हमारी, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं फटाफट से। एल्गोरिथम के अंदर एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये एक एलिमेंट है 4, 10, 3, 5, 1, ठीक है। इसके बाद हमने जैसे जैसे एलिमेंट दिए हुए हैं वैसे वैसे हमने बी ट्री है तो बी ट्री की तरीके से हमने यहाँ पे भर दिया 4, 10, 3, 5, 1, ठीक है जी, ओके, भर दिया हमने। चलिए फिर उसके बाद हमारा आता है मैक्स हीप। मैक्स हीप के अंदर क्या होगा, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हीपीफाई जो ये स्वैपिंग वाला होता है ना, इसे हम बोलते हैं हीपीफाई। तो इसके अंदर ये हीपीफाई लगा और हीपीफाई लगने के बाद ये जो 10 है वो ऊपर आ गया, 4 नीचे चला गया। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे भी हीपीफाई हुआ। जैसे कि 4 छोटा था ये नीचे चला गया और 5 ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है एक हीप जो है वो हमें मिल जाएगा एट द एंड। अब हमारे पास आती है डिलीशन नोड, मतलब कि जब हमारा मैक्स हीप जो है वो बन चुका है तो उसके बाद हमारा आता है रीअरेंजिंग वाला काम या फिर डिलीशन का काम या फिर पॉपिंग का काम, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा है, 10 है नंबर, तो सबसे हम पहले हम उसको उड़ा देंगे, निकाल दो। जैसे आप उसे निकालोगे तो इस ट्री की जो है लास्ट नोड कौन सी है, लास्ट नोड है 1, तो आप 1 को उसकी जगह पे क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है 1, 5, 4, 3, ठीक है।
फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से मैक्स हिपिफाई करोगे इसे, तो इसके अंदर फिर से कंपैरिजन होगा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा और इन दोनों के बीच में क्या होगी, इंटरचेंजिंग हो जाएगी। जैसे इंटरचेंजिंग होगी हमारा फिर से मैक्स हिप जो है हमारे पास बन के आ गया है। फिर उसके बाद हम फिर से इसके अंदर क्या करेंगे, पॉप करेंगे या फिर डिलीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही डिलीशन हुआ 5 गया, 5 जैसे ही यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट नोड क्या है, 1 है, 1 यहाँ पे प्लेस हो गया। प्लेस होने के बाद एम एच का मतलब है मैक्स हिपिफाई, फिर से हिपिफाई होगा और इस बार सबसे बड़ा एलिमेंट है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर उसके बाद पॉपिंग होगी तो हमारे पास 3 और 1 बचा। फिर उसके बाद हमारा डिलीशन होगा, फिर 1 बचा और फिर उसके बाद हमारी खत्म हो गई। तो एट द एंड जब आप एरे देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहले पॉप कौन सा हुआ था, 10 हुआ था। फिर उसके बाद हमारा पॉप हुआ था 5। फिर उसके बाद हमारा पॉप हुआ था कौन सा पॉप हुआ था, 4 हुआ था। फिर उसके बाद हमारा पॉप हुआ था 3। फिर उसके बाद हमारा पॉप हुआ है 1। तो इस तरीके से जो हमारा मैक्स हीप है या फिर जो हमारे एरे था, रीअरेंज करना था, वो हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा डेटा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का यूनिट नंबर 1 का क्विक रिवीजन। होपफुली ये जो यूनिट है आपको बहुत जल्दी से रिवाइज मैंने करवा दी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऑल द बेस्ट, आग लगा देना। 2 नंबर वाले क्वेश्चन गाइज ज़रूर कर लेना क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके 20 नंबर जो है वो आने की पूरी आशंका है। और एल्गोरिथम को याद ज़रूर करके चाहिएगा, चाहे आप कैसे भी याद करके जाओ, इस फॉर्म में करके जाओ चाहे इस फॉर्म में करके जाओ, लेकिन करके ज़रूर आना, कुछ भी खाली छोड़ करके नहीं आना है। तभी आपके जो है पास होने के, अभी बढ़िया नंबर लाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।